हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। इस पूरे चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में, मात्र 40 से 50 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। चाहे आप वो बच्चे हो जिसको चैप्टर को बिल्कुल नहीं आता है, कोई बात नहीं यार, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, चिल मार के हो जाओ, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से करेंगे स्टार्ट और एडवांस लेवल तक आपको मैं लेके जाऊंगा। अगर आप वो बच्चे हो जिसको चैप्टर ऑलरेडी आता है, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो और साथ ही में कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग आपस में ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों से वीडियो थोड़ी ऐसा नहीं आ रही है, पर टेंशन मत लो यार, आपसे आपकी जो वीडियोज है वो रेगुलरली आएंगी। क्योंकि अब मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अब से जो आप मतलब कि अब से आप मुझे सिर्फ इस यूट्यूब पे ही देख पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, बाकी बातें तो होती रहेंगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर बहुत ईजी है। चैप्टर में यार एक पॉइंट एक आपको मैं प्रो टिप देना चाहूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आपके पास मेरे नोट्स होने चाहिए। क्योंकि जितने भी लेक्चर मैंने पहले बनाए हैं और जितने भी लेक्चर मैं आगे बनाऊँगा इंक्लूडिंग दिस, ये सारे लेक्चर जो मेरे हैं ये सभी मेरे नोट्स पे कम्प्लीटली बेस्ड है। तो अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो एक तरफ और साथ में नोट्स को भी रखते हो, तो आप ये पाओगे कि आप बिल्कुल सेम वो चीज़ है, तो आपको रिवीजन करने में थोड़ा आसानी होगी। तो नोट्स अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, जो कि मैंने फ्री में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे ही, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उससे क्या है कि आप अगर आप साथ साथ रख के उसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा वो, ठीक है। तो यार सीधा स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपने। तो चैप्टर में बेसिकली क्या है, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि लाइन्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे एंगल्स क्या होता है। तो लाइन को पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? कुछ नहीं होता यार पॉइंट, ठीक है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा शेप होता है, पॉइंट एक ऐसा फिगर होता है जिसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। अब कंपोनेंट मतलब क्या होता है भाई? मतलब कि कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट एक ऐसा शेप होता है, पॉइंट एक ऐसा फिगर होता है जिसका कोई भी लेंथ या फिर कोई भी ब्रेथ उसका नहीं होता है, कोई भी थिकनेस वगैरह कुछ नहीं होता उसका, ठीक है, ना ही कोई लेंथ होता है। एंड उसको हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जहां भी अगर डॉट लगाओ तो वो क्या होता है? पॉइंट होता है, सबको पता है, बहुत ही सिंपल बातें भी, आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। लाइन क्या होता है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ, नीदर ब्रेथ नॉर थिकनेस। अब अगर इन पॉइंट को, है ना, इन पॉइंट को अगर मैं इकट्ठा करते जाऊं, है ना, इन पॉइंट को अगर मैं इकट्ठा करते जाऊं तो मुझे एक लाइन मिल जाएगी, मुझे एक लाइन मिल जाएगी। तो लाइन क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, पॉइंट्स के कलेक्शन को, है ना, इन पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं, ना। जैसे मान लो कि पॉइंट है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, एक डॉट 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 डॉट, है ना, ऐसे पॉइंट है। इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? एक लाइन मिल जाएगी, सिंपल चीज है। तो लाइन क्या होता है? कुछ नहीं होता। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ। लाइन में क्या होता है? उसकी सिर्फ लेंथ होती है, सिर्फ उसकी लंबाई होती है, कोई उसकी थिकनेस, कोई उसकी चौड़ाई नहीं होती, ठीक है। तो लाइन हैज ओनली लेंथ, सिर्फ लेंथ होती है, नाइदर ब्रेथ नॉट थिकनेस, कोई इसकी चौड़ाई वगैरह नहीं होती है, सिर्फ उसकी लंबाई होती है, ठीक है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। जो एक लाइन होती है इसकी कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं है। इसके एंड पॉइंट मतलब कि जहां पे एंड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग दोनों तरफ से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि एक जो लाइन है उसको मैं दोनों तरफ से इनफाइनाइटली बढ़ा सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं। इसलिए लाइन जो होती है, एक जो लाइन होती है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे भाई? ऐसे, दोनों तरफ से एरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका दोनों तरफ से एरो है, इसका मतलब क्या है कि भाई इसको मैं इस तरफ भी इनफाइनाइटली, मतलब कि अनंत तक इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, और इसको मैं इस तरफ भी मैं इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो लाइन की कोई भी दो एंड पॉइंट नहीं है, मतलब कि फिक्स नहीं है। इसको मैं दोनों तरफ इनफाइनाइटली इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है। अगला आपका है लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट मतलब क्या होता है? ठीक है, बेसिकली सेगमेंट मतलब क्या होता है? सेगमेंट का जो मतलब है वो होता है टुकड़ा, या फिर एक पार्ट, या फिर एक पोर्शन, एक हिस्सा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? बेसिकली लाइन के एक हिस्सा, लाइन का एक पर्टिकुलर हिस्सा अगर मैं लूं उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे मान लो मेरा हाथ है, ठीक है, अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि ये लाइन है,
ये आपका पूरा क्या है, एक लाइन है। इस पूरी लाइन में से अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा काट लूँ, एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अ पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट। तो एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा जिसके दोनों एंड पॉइंट हो, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पूरी एक लाइन थी, ये पूरी एक लाइन थी। ठीक है, इसमें से मैंने एक छोटा सा हिस्सा काट लिया यहाँ तक, इतना है ना, मैंने इतना छोटा सा हिस्सा ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे अलग कर लिया ऐसे, है जो आपका हिस्सा है छोटा सा, इसको मैंने यहाँ पे अलग करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक है, इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, मतलब कि इसको मैं और एक्सटेंड नहीं कर सकता। जो लाइन सेगमेंट है उसकी खासियत क्या है, इसको हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते, मतलब कि आपका फिक्स है। मान लो कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये 4 या 5 नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसके जो एंड पॉइंट है क्या है, होते हैं इसके, मतलब कि कोई फिक्स होते हैं एंड पॉइंट, ना मैं इसको इधर बढ़ा सकता हूँ ना मैं इसको इधर बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और लाइन क्या होता है, इसके कोई भी एंड पॉइंट होते नहीं है, इसको हम लोग इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं। बट जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट होते हैं, तो मतलब कि ये आपका फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा अब रे क्या होता है, सिंपल ही होता है, वो भी लाइन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो रे क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का हिस्सा ही होता है, विद ओनली वन एंड पॉइंट। तो इसमें एक नया चीज आ गया, रे में क्या होता है, ये भी लाइन का हिस्सा ही है, जो आपका रे है ना, ये भी क्या है, लाइन का हिस्सा ही है, बट इसका एक एंड पॉइंट होता है सिर्फ, मतलब कि एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ को मैं इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकता हूं। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो रे होता है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक तो उसका एंड पॉइंट हो गया भैया फिक्स, बट एक तरफ उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं एरो से। तो ये मतलब एक आपका एंड पॉइंट है और एक आपका फ्री है, एक आपका साइड फ्री है, एक साइड आपका फिक्स है एंड पॉइंट, एक साइड आपकी फ्री है। तो अ पार्ट ऑफ लाइन विद ओनली वन एंड पॉइंट, सिर्फ इसमें एक एंड पॉइंट होता है, मतलब कि आपका एक तरफ तो फिक्स है, मतलब कि इस तरफ तो मैं उसको ना बढ़ा सकता हूं ना मैं घटा सकता हूं, बट एक आपका जो साइड है वो फ्री होता है ना। एंड अदर साइड कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली, एक साइड को हम लोग इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि एक तरफ को मैं, मतलब इस तरफ को मैं इन्फिनिटली इसको मैं बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, लाइन आपको आ गया होगा, सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है आपको आ गया होगा, और रे क्या होता है आपको आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं कि भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो सुनो मेरी बात, अगर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक, अगर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक आप मेरे साथ बने रहोगे, तो इस बात की गारंटी मेरी है कि कंसेप्ट आप समझ लोगे, कंसेप्ट समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आप अपने स्कूल में जहां आपने सीखा होगा या फिर किसी और कहीं से भी समझा होगा, उससे ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, मेरी यार जो टीचिंग है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल ऐसा मानना है मेरा, कि टीचिंग में अगर आप थोड़ा ज़्यादा लाइक ऊपर से समझा दो, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलो, तो उससे मज़ा नहीं आता है। टीचिंग का मतलब क्या है कि भाई रिलैक्स होके आराम से शांति में धीरे धीरे समझाओ ताकि बच्चे को समझ आए। ठीक है, चलो बाय द वे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा बस लिख देता हूँ नाम, कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आपको दिख रहा होगा कोलिनियर पॉइंट्स। तो होता है क्या है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, सिंपल है। ठीक है, सीधे डेफिनेशन में जाओ। को मतलब क्या होता है, सेम, एक साथ। ठीक है, एक साथ, जैसे आपका को पार्टनर है ना, कोऑपरेटिव, आप लोग सुना होगा ना, काफी वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो को मतलब क्या होता है, एक साथ या फिर सेम। और लीनियर मतलब क्या होता है बताओ, एक लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में लीनियर मोशन, जो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पे है उसे लीनियर मोशन कहते हैं। तो को मतलब होता है एक साथ और लीनियर मतलब होता है एक लाइन। तो ऐसे पॉइंट्स है ना, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे होते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे होते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर जैसे मान लो कि एक लाइन है मेरे पास से, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा, इसे नाम दे दो ए,
एक पॉइंट ये रहा, इसे नाम दे दो बी, और एक पॉइंट ये रहा, इसे नाम दे दो सी। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ए बी सी। अब आप लोग बताओ चैट बॉक्स में या फिर कमेंट में, जहां भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, कि जो ए बी और सी ये 3 पॉइंट है, क्या ये कोलिनियर है या नहीं? यस और नो आपको चैट या फिर कमेंट में लिखना है कि क्या ए बी सी, क्या ये आपके कोलिनियर पॉइंट है या फिर नहीं? बिल्कुल है। तो क्योंकि ए बी और सी ये क्या एक ही लाइन पे, जो आपकी लाइन है ये एक ही लाइन पे हैं, ए बी और सी, तो इसलिए आप एक कोलिनियर पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे होते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर, और जो एक लाइन पे नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन कोलिनियर। सिंपल है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं बोलूं, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि एक पॉइंट आपका ये रहा, मान लो ये लाइन है, ठीक है। मैंने बोला कि एक पॉइंट ये रहा, इसे नाम दे दो डी, एक पॉइंट ये रहा, इसे नाम दे दो एफ, और एक पॉइंट ये रहा, इसे नाम दे दो ई। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं सवाल, क्वेश्चन पूछूं मैं अगर कि आर, मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, आर डी ई एफ कोलिनियर, ठीक है। आपसे सवाल पूछा मैंने, क्या डी ई और एफ क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं? चैट बॉक्स में लिखो अभी या फिर कमेंट में लिखो कि क्या डी ई और एफ, है ना, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, क्या डी ई और एफ क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये एक ही लाइन पे नहीं है, क्योंकि जो आपका पॉइंट ई है क्या आपका लाइन से बाहर है, जो आपका पॉइंट ई है क्या है, ये लाइन पे है ही नहीं, तो लाइन से बाहर है, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइन सेम लाइन पे नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है, इसलिए कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा कोलिनियर क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे होते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर, और जो पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी चीज़ है यार, आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों को फील हो रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। बहुत मैं पहले बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस आपको नोट्स आपको मैंने दे रखे हैं, नोट्स को पढ़ते जाओ और साथ में ये लेक्चर देखते रहो, आपको पूरा मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। मैं नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सारे मेरे पास नोट्स हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है एंगल्स, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं पूरा इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो सब लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यार अभी हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है। अभी तक हमने लाइंस के बारे में बात करी है, और अभी हम लोग बात करते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। पहले बात, रिलैक्स होकर पढ़ा करो यार, ऐसा कोई प्रेशर मत ले करो अपने ऊपर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंगल्स क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। अभी भूल जाओ जो मैंने बोला है, जितना उसको भूल जाओ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे जो पीछे लिखा है उसको इग्नोर करो। मान लो कि एक आपकी ये रे है ना, आपकी एक लाइन है मान लो, है ना, और एक आपका रे ये है। रे क्या होता है, पढ़ा है ना, लाइन का एक हिस्सा होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक आपका फ्री होता है, ठीक है, वो आपका रे होता है। एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड को हम लोग इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मान लो कि एक ही रे आपका ये हो गया और एक रे आपका, दूसरा रे आपका ये हो गया, और दोनों का जो एंड पॉइंट है, मतलब कि दोनों को जहाँ पे मिल रही हैं वो एंड पॉइंट सेम है, एक ही एंड पॉइंट। मान लो कि इसी एंड पॉइंट से ये निकल रहा है, ठीक है, इसी एंड पॉइंट से ये निकल रही है रे। तो जब दो ऐसे रे जिनका एंड पॉइंट सेम है तो वो हमेशा एक एंगल बनाती हैं। इतना चीज़ है बस, ये होता है एंगल, कि दो रे, अलग अलग रे जिनका एंड पॉइंट एक ही हो, एंड पॉइंट सेम हो, तो वो हमेशा एक एंगल बनाती हैं अपने बीच में, ठीक है। इन एंगल को मैं कम करूँगा तो एंगल कम हो जाता है, एंगल बढ़ाऊंगा, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ाऊंगा तो एंगल हमेशा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और मतलब कि इन्हीं को कम करने में, बढ़ाने पे हमारे अलग अलग एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल आपका इनके बीच की डिस्टेंस का है, कि इसके बीच की दूरी कितनी है। दूरी कम करूँगा तो एंगल कम हो जाएगा, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस बढ़ाऊँगा तो एंगल बढ़ जाएगा। बस यही आपका एंगल का खेल, ठीक है। तो एंगल क्या होता है भाई? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। कि एंगल तब बनता है जब दो रेस का एंड पॉइंट सेम हो, मतलब कि एक रेस दोनों का जो एंड पॉइंट है ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो दो रेज है, मान लो कि एक रे आपकी ये हो गया, ठीक है, एक रे आपकी ये हो गया।
अगर दोनों का एंड पॉइंट सेम है हमेशा वो एक एंगल बनाती है, हमेशा वो एक एंगल बनाती है, ठीक है। द रेज मेकिंग एन एंगल, जो रेज हैं मतलब कि जो एंगल बना रही हैं जो रेज, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, आर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्म्स बोलते हैं, आर्म, है ना। जैसे मेरे हाथ है आर्म, मेरे आर्म है ना, मेरी भुजा है, तो वैसे ही जो एंगल बनाती है रेज इन्हें बोलते हैं आर्म्स, है ना। और जो एंड पॉइंट होता है ना, जो हमारा जो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे ये मिलती हैं, इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये नाम है बस, ऐसे नाम होता है ना, घबराना नहीं, नाम है बस। तो जो आपकी जो रेज होती हैं इसे बोलते हैं आर्म्स जो एंगल बनाती हैं, और जो एंड पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसे, वर्टेक्स, ठीक है। बस बहुत ही, बस खत्म हो गया, यही होता है एंगल। अब एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आप सबने ये बचपन में पढ़ रखा होगा, है ना, अपनी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, बट फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो एंगल्स आपके कई टाइप्स के होते हैं, बट जनरली हम लोग इनको ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका एक्यूट एंगल। क्यूट, बहुत ही क्यूट सा एंगल है ना, क्यूट। आप लोग को तो कोई और लगता होगा क्यूट, बट हाँ अभी हम लोग पढ़ते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है, ओके। क्यूट, हाँ। तो ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। मैंने वो सब यहाँ पे लिखा नहीं है ताकि आप लोग दिमाग में कंफ्यूज हो रहोगे, सीधा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग की ऐसी बात हो रही है 1 to 1। तो एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, वो एंगल जो कि 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 90 से छोटा हो, बस। तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे मान लो ये रहा, ठीक है, जैसे मान लो भाई ये रहा, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, एंड पॉइंट ये रहा, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये क्या, देखो 0 से तो बड़ा ही है और 90 से छोटा है, ठीक है। मान लो कि आपका 45 कुछ भी मान लो, तो ऐसा एंगल हो कि आपका 0 से तो बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, उसे बोलते हैं क्या है, क्यूट, अक्यूट, है ना, अक्यूट एंगल। अच्छा आगे दूसरा एंगल, राइट एंगल। सबको पता है बचपन से यार, ये सब तुमने पढ़ रखा है ना, तुम सब होशियार हो, उन्हें पता, तुम सब वेल से इंटेलिजेंट हो। राइट एंगल क्या होता है भाई, वो एंगल जो कि 90 के बराबर हो, है ना, वो एंगल जो कि एग्जैक्टली 90 हो उसे बोलते हैं राइट एंगल। जैसे मान लो कि एक रे आपकी ऐसे होगी और एक रे में ऐसे ले लूँ, तो जो ये एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा आपका, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अरे यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है भैया, आगे बढ़ो, ओके। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस क्या होता है भैया, सिंपल चीज़ है यार, जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है। मतलब कि वो एंगल जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। मतलब कि जैसे मान लो ये एंगल हो गया, ठीक है, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, और जो ये एंगल बन रहा है ये क्या आपका, ये 90 से बड़ा होगा, ऑब्वियस बात, मान लो कि 110 है, कुछ भी मान लो, है ना। तो 90 से तो बड़ा ही है ना। 90 कब होता है, अगर मैं ऐसे सीधी लाइन ड्रॉप करूँ ऐसे, है ना, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका 90 होता है, तो ये क्या देखो 90 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसा एंगल कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये सब मैंने ऑर्डर में ही लिखा है, छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अगला है स्ट्रेट एंगल, नाम से पता लग रहा है स्ट्रेट, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही हो, ठीक है। तो कहीं भी स्ट्रेट लाइन बनती है, कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन बनती है वहाँ पे हमेशा जो एंगल बनता है वो ये बनता है, ये पूरा एंगल उठा के ऐसे, और ये आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कहीं भी बात करें स्ट्रेट एंगल की तो 180 डिग्री, जहाँ भी स्ट्रेट लाइन बन रही हो, जहाँ भी स्ट्रेट लाइन बन रही हो वहाँ पे आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ओके। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, है ना। ये आपका वो रिफ्लेक्स वो नहीं कि हाँ ऐसे रिफ्लेक्स भाई दिखा रहे हैं, वो रिफ्लेक्स नहीं है, आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सिंपल यार, क्योंकि मैं ऑर्डर वाइज चल रहा हूँ, तो वो एंगल जो कि 180 से बड़ा हो, क्या बोला मैंने, वो एंगल जो कि 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो। 180 से बड़ा एंगल और 360 से छोटा एंगल उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब एक बात मुझे आप बताओ, देखो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, मैंने आपको ये सब जो पढ़ाया था डेफिनेशन, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या कि भाई सारा खेल किसका है, सारा खेल आपका रे का है ना। सारा खेल आपका जो रे है ये हमेशा ढक्कन गिरता ही है ना, ऐसा कभी नहीं होता कि ढक्कन बिना गिरे लेक्चर मेरा बन जाए। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि भाई सारा खेल आपका इन रेस का है, कि इन रेस के बीच में दूरी कितनी है, दूरी कम करूंगा तो एंगल छोटा हो जाएगा, दूरी बढ़ाऊंगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा।
तो जो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई, देखो अगर मैं एंगल ऐसे बनाऊं, मान लो कि एक रे ऐसी होगी, ठीक है, और एक रे ऐसी होगी, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। बट एंगल लेना कैसे, वो मेन चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 180 से तो बड़ा होता है, ठीक है, और 270 से 360 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ले रहे हैं, मान लो कि अगर आपकी दो रे में ले रहा हूँ ना, आपकी एक रे ये होगी, एक रे ये होगी, तो जो ये वाला एंगल है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। भैया आपने ऐसा क्यों लिया, आपने ऐसा क्यों लिया, इनके बीच में तो एंगल ये बन रहा है ना, ये वाला, और ये तो छोटा एंगल है, ये तो आपका एक्यूट एंगल हो गया। बट हम लोग ऑर्डर वाइज चल लेते ना, हम लोग जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो ऐसे मेजर कर रहे हैं, इस तरफ से। अब क्योंकि आपका ये क्या है, ये आपका 180 से बड़ा है, ठीक है। 180 कब होता है, अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो आपका वो 180 होता है। और ये आपका देखो, अगर मान लो जो लाइन है, थोड़ा उसको फील करो, थोड़ा आपको क्या है, थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा। मान लो कि ये जो लाइन है, इस लाइन को उठा के अगर मैं सीधा यहाँ पे कर दूँ तो आपका 180 बन जाएगा, है ना। इस लाइन को अगर मैं उठा के ऐसे ला दूँ तो आपका 180 बन जाएगा। अब क्योंकि इस लाइन को उठा के मैंने यहाँ पे लाया हूँ तो एंगल भी क्या हो गया, बढ़ गया। सिंपल है, फील हुआ, ठीक है। तो ऐसा एंगल सिंपल, मतलब कि सिंपल 100 बात की एक बात, सिंपल कि ऐसा एंगल जो कि आपका 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बढ़ते हैं अपने लास्ट एंगल की तरफ, जो कि है कंप्लीट एंगल। नाम से पता लग रहा है क्या कि पूर्ण है भाई, है ना। ये आपका क्या है, ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। मेरा जो ये है कलर, ये क्या हो गया, देखो मिक्स हो गया ब्लैक वाले में, बट हाँ कोई बात नहीं। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि आपका 360 के बराबर हो। सिंपल 100 बात की एक बात, जहाँ पे आपका सर्कल बन रहा है, जहाँ पे आपका सर्कल बन रहा है ना, कि घूम के पूरा वहीं पे आ रहा है, उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लो कि एक रे आपका ये हो गया, और इसको मैं घूम के जो दूसरी रे है, बेसिकली जो दूसरी रे है वो घूम के, है ना, मान लो कि चलते चलते वो घूम के दोबारा इसी पे आ गया, तो इसे जो पूरे जो इसने राउंड मारा है इसे बोलते हैं 360 डिग्री, है ना। बेसिकली सर्कल, सिंपल है, अगर सर्कल पूरा घूम के बन रहा है तो आपका कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल, ऑब्ट्यूज क्या होते हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर होता है। रिफ्लेक्स क्या होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और कंप्लीट क्या होता है 360 के बराबर, ठीक है। इनके अलावा भी दो अदर टाइप हैं, ठीक है। टाइप्स नहीं बोलूँगा मैं, दो आपके अलग एंगल है जो हम लोग चैप्टर में काफ़ी काम आएगा। एंड खासकर इस बार क्योंकि आपके टर्म 1 एग्जाम MCQ होने वाले हैं, तो उसमें उस टॉपिक से काफ़ी सवाल बनने के चांस हैं, तो उनको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक कुछ नहीं है, सिंपल है। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो मैं यहीं बता देता हूँ, सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है बहुत ही, ठीक है। ये लाइन मेरी कभी भी सीधी नहीं बन पाती है, पता नहीं क्यों, बट हाँ चलो। तो टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो नोट्स को यार साथ साथ पढ़ते रहना, क्योंकि नोट्स अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपने नोट्स को डाउनलोड किया होगा तो आपको मतलब कि जिन बच्चों ने किया होगा डाउनलोड, उन्हें समझ आ रहा होगा कि भाई जो लेक्चर चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है नोट्स के। तो नोट्स को डाउनलोड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, आप लोग किस टाइम ये वीडियो देख रहे हो एक बार चैट में या फिर कमेंट में लिखना, ठीक है सब लोग ठीक है, ऐसे मतलब कि मज़े में यार, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, सुबह दिन रात के जिस भी टाइम ये देख रहे हो, चैट बॉक्स में लिखना कि भाई कौन सा टाइम चल रहा है। क्योंकि अगर मैं अपना टाइम बताऊँ तो मेरा टाइम 2:15 हो रहा है, ठीक है, रात के, सुबह के नहीं, हाँ सुबह बोल लो या रात एक ही बात है, हाँ। तो भाई 2:15 AM हो रहा है, मतलब चलो। बाय द वे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सिंपल है यार, बहुत ही हलवा चीज़ है ना, बहुत ही क्या है, हलवा चीज़, आसान चीज़। तो अगर दो एंगल्स हैं उनको जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। दो एंगल से अलग अलग, उनको अगर जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है
उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, जैसे मान लो जैसे मान लो कि एक एंगल ए है, ठीक है, रात में पता नहीं कुछ हो जाता है, हाँ, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, दो अलग अलग एंगल है, इनको जोड़ने पे अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एग्जाम्पल दो, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है यार, तुम मत मेरे साथ पढ़ा करो ना, तुम पता नहीं कहाँ, हाँ चलो तुम यहाँ पढ़ा करो। देखो मान लो कि एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और एक एंगल आपका 30 डिग्री है। ये बताओ 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 100 डिग्री, पागल हो गया, 90 आएगा। हाँ, तो 60 डिग्री और 30 को जोड़ने पे आएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मान लो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या आएगा जोड़ने पे, 90 आता है ना, मैं तो आते होगी इतनी तो, हाँ, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि सीधी भाषा में, साधारण भाषा में, है ना, एक आम व्यक्ति की भाषा में, किन्हीं दो एंगल्स को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री बन जाए उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सेम इधर भी है, मतलब कि थोड़ा उल्टा है कि किन्हीं दो एंगल्स को जोड़ने पे अगर 180 बन जाए उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब कि दो एंगल से, मान लो एक एंगल ए है, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, चलो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। मान लो कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, ठीक है, इनको जोड़ने पे अगर 180 डिग्री बन रहा हो, मतलब कि दो अलग अलग एंगल से उनको जोड़ने पे अगर 180 डिग्री बन रहा, उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल ले लो भाई, कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोला कि 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 120 और 60 कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये दोनों एंगल्स हैं क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब किन्हीं भी दो एंगल्स को जोड़ूं मैं और मेरा 180 बन जाए उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे मान लो कि 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो गया बताओ, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इन दोनों एंगल्स को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सिंपल यार, दो अगर जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जोड़ने पे अगर 180 बन रहा है उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। बस बहुत ही आसान जीवन है ना, बहुत ही आसान पढ़ाई है। तो कहीं भी अगर तुम्हारी किसी क्वेश्चन में अगर लिख के आ जाए ऐसा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि भाई दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होगा। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर लिख के आ जाए सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो तुरंत तुम्हारे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि दो एंगल्स का सम 180 के बराबर रखना है मुझे। तो ये सब आपको तुरंत आना चाहिए। क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन मैं अभी करवा भी दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ चलो, अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टाइप है एंगल का, ठीक है, वो हमारा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग एडजेसेंट एंगल्स पढ़ेंगे, अभी हम लोग लीनियर पेयर पढ़ेंगे, अभी हम लोग वर्टिकली अपोजिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सिंपल होने वाला है, टेंशन मत लेना कि कुछ अलग है, बहुत ही आसान चीज़ है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? पहली बात तो जो एडजेसेंट वर्ड है ना, जो ये वर्ड है एडजेसेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसको आप पड़ोसी बोल सकते हो, है ना, बगल वाला, ऐसे बोल सकते हो कि आपके बगल वाला। जैसे जब आप स्कूल जाते थे, अभी तो नहीं जाते हो, बट हाँ, जब वो पुराने दिन याद करो, है ना, जब हम स्कूल जाते थे साथ में, तो हमारे सीट के, हमारे जहाँ पर जो हमारा बेंच था उसके बगल वाले सीट पे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बैठता होगा, तो वो क्या आपका, वो आपका एडजेसेंट है। ठीक है, कि भाई मेरे एडजेसेंट में ही बैठा है, समझ रहे हो, ऐसा कह सकते हो। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? कोई दो एंगल्स, ठीक है, कोई दो एंगल्स एडजेसेंट तभी कहलाएंगे अगर वो इस तीन चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे हो, इन तीन बातों को अगर फॉलो कर रहे हो तो आपके वो एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, हर बार हमारा जैसे क्या है कि भाई जो मार्कर है वो गिरता ही है, तो ये क्या आपका एक शुभ चीज़ होती है मेरे लेक्चर में। अगर मार्कर नहीं गिरा है किसी लेक्चर में तो वो लेक्चर ख़राब हो जाएगा, तो ये इसलिए शुभ है ये। ठीक है, चलो हाँ, तो दो एंगल्स को हम एडजेसेंट तभी कहेंगे अगर ये तीन चीज़ों को वो फॉलो कर रहा हो। पहली बात क्या, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उनकी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, अ कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। भैया कुछ समझ नहीं आया, समझा के बताओ आप, ये इंग्लिश वगैरह समझ नहीं आती है,
देखो फिगर देखो ध्यान से, मान लो कि भाई ऐसा कुछ है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है, थोड़ा इसको मैं और इधर बनाता हूँ, ऐसा कुछ है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और यहाँ से एक ऐसा कुछ जा रहा है ओ सी। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके दो एंगल बन रहा है, हाँ है ना। यहाँ पे आपका एक तो एंगल ये बन रहा है, ठीक है आपका, और एक एंगल आपका ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ध्यान, और जो ये दोनों एंगल हैं ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे? इन तीन चीज़ों को ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहले बात, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स कॉमन है। ये बात बताओ मुझे, ध्यान से बताओ, जो आपका ये एंगल है, ठीक है, मैं इसको बी ओ सी कह रहा हूँ, ठीक है, आपका एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी में वर्टेक्स क्या है, एंड पॉइंट क्या है, ये, हाँ है ना। अरे एंगल बी ओ सी में एंगल बन कहाँ पर है, यहाँ बन रहा है ना एंगल, तो एंड पॉइंट कहाँ पे उसका, वर्टेक्स का है, ये रहा। मानो कि इसको ओ पॉइंट, जो आपका ओ पॉइंट ही वर्टेक्स है इस एंगल का, बी ओ सी का। और जो एंगल ये वाला है ए ओ सी, जो ये बड़ा वाला एंगल है ना, जो आपका ये बड़ा वाला एंगल है, इसका भी वर्टेक्स क्या है, देखो ये, अरे हाँ है ना, ए ओ सी का, जहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल कहाँ बन रहा है, यहीं तो बन रहा है ना ए ओ सी पे, तो वर्टेक्स कहाँ पे है, जहाँ देखो जो ए ओ सी है ये किन किन लाइन से बन रहा है, एक तो ए ओ और ओ सी, जो एंगल ए ओ सी है वो किन दो रे से बन रहा है, एक तो ए ओ और ओ सी, तो एंड पॉइंट कहाँ पे, ये रहा एंड पॉइंट। और जो ये एंगल है इसका भी एंड पॉइंट क्या है, ये, ठीक है। तो पहला क्या है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ये तो सेटिस्फाई हो गया भाई। देखो दोनों का वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। अ कॉमन आर्म, एक जो आर्म है, एक जो आपकी उसकी जो रे है वो कॉमन है। हाँ देखो ध्यान से देखो, जो आपकी ये ओसी है, जो आपकी ये ओसी लाइन है, क्या ये दोनों एंगल में है, बिल्कुल है। देखो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इस एंगल की बात करूँ मैं ना, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो ध्यान से देखो, जो एंगल 1 है क्या उसमें ओसी है, बिल्कुल है, ओसी के बिना एंगल बनेगा नहीं। और जो एंगल 2 है उसमें ओसी है, बिल्कुल देखो ओसी है, बी ओ सी में ओसी है, ए ओ सी में ओसी है। तो इनका एक कॉमन एक आर्म है, एक आर्म इनकी कॉमन भी है। तीसरा पॉइंट, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब क्या, कि जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब कि जो कॉमन नहीं है, वो कॉमन के अपोजिट साइड में है दोनों। मतलब क्या कहने का क्या है, कि जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है, एंगल 1 में नॉन कॉमन, इस वाले जो एंगल है इसमें नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ये वाली ए ओ, है ना। ए ओ तो है नॉन कॉमन, क्योंकि ओ सी क्या है, ओ सी दोनों में है, बट ए ओ क्या है, सिर्फ एंगल 1 में है। और है ना, इसमें क्या आपकी नॉन कॉमन कौन सी, ए ओ। बात करो यार एंगल 2 की, तो एंगल 2 में क्या देखो, बी ओ, बी ओ या फिर ओ भी कुछ ही बोल दो, है ना। तो इसमें क्या है, बी ओ। तो इस वाले में एंगल 1 में जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कॉमन नहीं है मतलब, है ना, वो आपकी ए ओ है। और एंगल 2 में क्या, बी ओ है, जो नॉन कॉमन है, बिकॉज ओ सी कॉमन है। अब ध्यान से देखो, जो ए ओ है वो ओ सी के इस तरफ है, और जो बी ओ है वो ओ सी के इस तरफ है। यही वो कह रहा है, वो जो लिखा है ये बात यही है क्या, कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन के अपोजिट साइड में, बस वो यही कह रहा है। तो मतलब कि देखो ना, कॉमन कौन सी है, कॉमन आपकी ओ सी है। जो आपका ए ओ है वो ओ सी के लेफ्ट हैंड साइड में, जो बी ओ है वो ओ सी के राइट हैंड साइड में, अपोजिट है ना, दोनों क्या है, इधर है एक इधर, अपोजिट है। तो बस अगर इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है कोई चीज़, आपका वो क्या है, एडजेसेंट एंगल से। बस हलवी चीज़ है ना, हलवा 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 टॉपिक है, समझ आ गया, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल्स हैं, अगर वो इनको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका वो एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, एक एंगल ये 1, एक एंगल ये 2, क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं? चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, जो लोग मतलब कि चैट बॉक्स में लिखो, क्या एंगल 1 और 2 जो ये फिगर है, क्या ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं? यस और दो चैट बॉक्स में लिखा जाए एक बार, बिल्कुल है। देखो इनका एक जो एंगल 1 है इसका एंड पॉइंट ये रहा, एंगल 2 का एंड पॉइंट ये रहा, पहला कंडीशन फिक्स हो गया। अब कॉमन आर्म देखो, दोनों में जो ये आर्म है ये दोनों में कॉमन है, सेटिस्फाई हो गया। जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब कि ये वाले आर्म और जो ये वाली आर्म है ये इसके अपोजिट साइड में,
ये वाली जो आर्म है ये इसके इस साइड में, जो ये वाली आर्म है ये इसके इस साइड में। तो तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़रा इसको सोचो मत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे से आप लोग को फील हो गया होगा, चमक गया होगा, हलवा ओपी गाइस, हलवा ओपी स्पैम कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है ना, मतलब कि इसी का जो अगला टॉपिक है वो है अपना लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब लीनियर पेयर क्या होता है, यही होता है, एडजेसेंट को ही बोलते हैं लीनियर पेयर, है ना। तो अगला टॉपिक क्या है अपना, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। भाई ये क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, ठीक है, कुछ नहीं होता। अ पार्ट, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अ पार्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल, अ पार्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अ पार्ट ऑफ टाइप बोल दो, अ टाइप ऑफ adjacent angles whose sum is 180 डिग्री। कि एडजेसेंट एंगल्स का एक ऐसा टाइप, एडजेसेंट एंगल्स का एक ऐसा टाइप जिनका सम करने पे 180 आ जाए, उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, नाम से भैया कैसे याद रखें, लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, जोड़ा, दो दिलों का जोड़ा। चलो भैया वापस आ जाओ इस पर। लीनियर मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और पेयर मतलब होता है जोड़ा, एंगल आपको पता ही है। तो ऐसा जोड़ा, एंगल का ऐसा जोड़ा जो आपका स्ट्रेट लाइन बना रहा हो, तो आपका वही क्या है, लीनियर पेयर होता है। तो जैसे मान लो ये रहा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल लेता है ना, कि भाई ऐसा एंगल बन रहा है कुछ, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, है ना, ये आपका एंगल 2 बोल दो, ये एंगल 1 बोल दो ऐसे। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं ये आपके क्या है, ये आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। कैसे भैया, इसको तो आपने बोला था कि ये तो आपका एडजेसेंट में आता है, तो वही तो है। लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट का एक टाइप होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एडजेसेंट बहुत बड़ा है, उसका उसका एक टाइप है, क्या, कि ऐसा एडजेसेंट जिनका सम अगर 180 आ जाए, उसको हम लोग लीनियर पेयर एक अलग से नाम दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कुछ नाम होगा, फिर आपको घर में कुछ अलग बुलाते होंगे, आपके दोस्त आपको कुछ अलग बुलाते होंगे, है ना। तो वही समझ लो ऐसा कि भाई पूरा ये भी आपका एडजेसेंट ही है, बट आपका अगर एडजेसेंट मतलब कि वो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 आ जाए, उन्हें हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, तो एंगल 1 और एंगल 2 इनको अगर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 180 के बराबर आएगा, हाँ है ना। एंगल 1 और एंगल 2 इनको जोड़ने में क्या बनेगा, इनको जोड़ने में पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है 180 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम करने पे 180 आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। बस सिंपल से इतनी बात है, बस कहने का मतलब ये, ठीक, 100 बात की एक बात, कि ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे पड़ोसी एंगल्स जिनका सम 180 आ जाए, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, चलो अब अगला जो टॉपिक है, मतलब कि जो अगला एंगल है वो आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सभी चीज़ें मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सभी चीज़ें मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स को डाउनलोड करना आपके लिए सही रहेगा, मतलब कि यार आपको थोड़ा फायदा रहेगा। मान लो कि आप कोई टॉपिक भूल गए हो, मान लो कि, तो आपको दोबारा लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो देख भी सकते हो, बट अगर आप नोट्स पढ़ लोगे एक बार, तो आपको वो बार बार दोबारा रिकॉल हो जाएगा वो, कि हाँ भैया ने ऐसे पढ़ाया था। तो नोट्स में सेम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम ऑर्डर आपका नोट्स में है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, किसी ने नोट्स डाउनलोड नहीं किया तो चैनल पे मैंने वीडियो बना रखी है सबकी। ठीक है, हर वीडियो में जाओगे तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से कर लेना बाद में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, दो लाइन लो, उनको इंटरसेक्ट करा दो। ठीक है, सिंपल है, मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल समझाता हूँ मैं सीधा। ठीक है, सिंपल तो मैं सीधा समझाता हूँ। मान लो कि एक लाइन ये रही, ठीक है, थोड़ा और अच्छे बनाते हैं, एक लाइन ये रही ए बी, एक लाइन ये रही, ठीक है, सी और डी। जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है, वहां पे आपका हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है।
ठीक है। जब कभी भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वहां पे हमेशा बनता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब कि यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे आपके चार एंगल्स बन रहे हैं। एक ये आपका एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और एक एंगल आपका ये रहा। ठीक, हाँ है ना। एक एंगल ये रहा है ना, इसको नाम दे दो 1 2 3, है ना, 3 और 4। भैया डबल डबल क्यों खींचा है, वो मतलब कि बराबर है वो दिखाने के लिए, इसलिए मैंने डबल खींचा है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन आपस में कहीं भी क्रॉस हो रही होंगी, हमेशा वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ही बनेगा, याद रखो। तो इसमें होता क्या है कि यार जो ऐसे ऊपर वाले है ना वर्टिकल, कि ये आपको जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, ये होता ही है, ठीक है, होता ही है। तो कभी भी अगर आपकी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब कि ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि 1 = 2, 1 आपके 2 के बराबर होगा और 3 आपका 4 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करो अभी लाइव क्वेश्चन करो। जैसे मान लो कि मुझे दे रखा है क्या, मुझे दे रखा है कि जो ये एंगल है ये आपका 60 के बराबर है, ठीक है, और एंगल 4 आपका कुछ भी मान लो रैंडम है ना, 80 के बराबर है ना। मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ वैल्यू, पहली बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसे रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ। तो फाइंड एंगल 3 एंड एंगल 2 निकालो। ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 80 डिग्री है। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, फटाफट चैट बॉक्स में फिर कमेंट में लिख दो, बहुत आसान टॉपिक है ना। क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये आपका इसके बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल 2 क्या होगा, 60 होगा ना भाई, बस, ठीक है। और क्योंकि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इसके बराबर होता है, तो अगर ये 80 है तो ये क्या होगा, 80 होगा, बस। इजी, बहुत ही इजी है ना, इजी ओपी, बस। तो वर्टिकली कुछ नहीं होता है, जब कभी भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे हमेशा आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं ना। तो आपका ये आपका इक्वल होते हैं ऐसे ऐसे, और ये आपका ऐसे ऐसे इक्वल होते हैं ना। जब मैं बचपन में था, जब मैं आपकी क्लास में था, सीरियसली बोल रहा हूँ है ना, एक कहानी मेरे को याद आ गया। जब मैं आपकी क्लास में था ऐसा, ठीक है, 9th में ही, तो जब कभी मैं इसको देखता था ऐसे, है ना, जब कभी मैं इसको ऐसे देखता था इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, तो मुझे कहीं ना कहीं ओमनीट्रिक्स की याद आ जाती थी, है ना। जो बेन 10 देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ यार ये आपका ओमनीट्रिक्स जैसा बन रहा है कुछ। तो हाँ, जो लोग देखते होंगे उन्हें समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलो बाय द वे हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो तो बाय द वे जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, आपके जो एंगल्स हैं, जो आपके एंगल्स वगैरह है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं दो लाइंस के बारे में, और उनको पढ़ने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मतलब उसको पढ़ने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस, तो वो पढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस। बहुत ही सिंपल है यार, ये सब आपको आता है बट फिर भी पढ़ दो एक बार, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे किस ने बेन 10 देखा है अपने बचपन में या फिर देखता है, चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है, या फिर कमेंट में कौन कौन बेन 10 देखता है, और आपका अगर देखता है तो फेवरेट एलियन कौन था उसका, ठीक है, बताना। चलो बारे में वापस आते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कुछ नहीं, अभी तो पढ़ा था क्या, अभी तो पढ़ा था बस। जब हम लोग ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ा था तो हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा था। कुछ नहीं यार, दो लाइंस जब एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, बस खत्म, टॉपिक खत्म। दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ऐसे, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, बस खत्म हो गया। हाँ ठीक है। अगला पैरेलल लाइंस, पैरेलल, हाँ तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। चलो मेरे को इससे एक जोक याद आ गया, बहुत ही बेकार जोक है, पता नहीं आप लोग हंसोगे या नहीं हंसोगे। तो एक का आपका फिगर होता है पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो बचपन में मेरे को ऐसा लगता था कि भाई पैर ले लो ग्राम, मतलब कि पैर ग्राम में ले लो, ग्राम में तौल के पैर को ले लो। बहुत ही डम जोक, मुझे पता है बहुत ही बेकार जोक है, तुम लोग मुझ पर हंसोगे बट कोई बात नहीं। हाँ चलो, पैरेलल लाइंस क्या होती है? बहुत ही बेकार जोक था वैसे, बहुत ही ज़्यादा, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। पैरेलल लाइंस क्या होती है भाई? वो लाइंस जो कि कभी मीट नहीं करती, ठीक है। देखो इंटरसेक्टिंग क्या होती है? जो हमेशा क्रॉस करती है एक दूसरे को, वो होती है इंटरसेक्टिंग। पैरेलल क्या होती है? वो लाइंस जो कि कभी मीट नहीं करती, मतलब कि ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, जैसे ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो, ये डी हो गया, ये कभी भी कहीं भी मीट नहीं करेंगे। मतलब कि मान लो कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ ऐसे, है ना, मान लो कि इसको मैं आगे बढ़ाऊँ ऐसे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाऊँ, तो कभी भी ये हमेशा एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है मेरा कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच जो डिस्टेंस है, वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि इसको इधर बढ़ा लो तब भी जो दूरी है ये सेम रहेगी, इसको इधर बढ़ा लो तब भी इनके बीच जो दूरी है वो सेम रहेगी, ठीक है। और दूरी सेम होने की वजह से ये कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी, है ना। मतलब कि तुम इसको आगे ऐसे बढ़ाते रहो, इसको आगे बढ़ाते रहो, तो कभी ये आपस में क्रॉस नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो क्या होती है? वो लाइंस जो कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कभी भी ये मीट नहीं करती, मिलती नहीं है ना, हमेशा जुदा जुदा रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ये सेम रहता है, ठीक है। तो बस बहुत ही आसान टॉपिक था, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। अभी हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ उसको प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी बार अभी तक हमने काफ़ी थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है, बहुत थ्योरी हमने पढ़ लिया है, तो एक क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्दो मैंने जो सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट MCQ, वो इसकी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका MCQ क्वेश्चन की जो सीरीज आपकी चल रही है, बट फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। थोड़ा सा डॉग की वॉइस आ रही है, उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। बट कह रहे कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, कह रहे कि भाई जो AB है और जो CD है वो O पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। मतलब इफ AOC प्लस BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। कह रहा है क्या कि अगर AOC, ये एंगल AOC जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, एंड प्लस BOE ये एंगल, इन एंगल मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, इनको जोड़ने पे मेरा 70 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है। एंड BOD बराबर 40 डिग्री। कह रहे कि जो BOD है, BOD ये एंगल आपका 40 डिग्री, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं पहले कि AOC ये एंगल, BOE ये एंगल, ठीक है, इनका सम मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पे आपका 70 डिग्री आ रहा है। एंड BOD ये एंगल, जो ये एंगल है, ये मुझे 40 डिग्री गिवन है। वी हैव टू फाइंड BOE जो ये एंगल है, ये मुझे निकालना है, जो कि मुझे पता थोड़ा ना है, मुझे तो AOC प्लस B इनका सम पता है ना, मुझे AOC और BOE का सम पता है, बट BOE नहीं पता कितना है। मुझे BOE निकालना है एंड रिफ्लेक्स COE। ध्यान देना, आप काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं क्या कि भाई COE ये एंगल मुझे निकालना है, ये एंगल निकाल लिया बस मौज हो गया, बट ऐसा नहीं है, मुझे रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि वो एंगल जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो क्योंकि COE ये क्या है, ये तो आपका छोटा एंगल ना, तो रिफ्लेक्स कैसे होता है याद करो। मान लो कि दो लाइन आपकी, रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है? ये बाहर वाला, याद आया? याद आ गया? यही तो होता है आपका 180 से बड़ा। तो अगर बात करूँ मैं रिफ्लेक्स COE की, तो हमें ये एंगल निकालना है ना, हमें कौन सा निकालना है? अगर मुझे रिफ्लेक्स की बात करना है तो मुझे ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये आपका पूरा बाहर वाला जो एंगल है ये निकालना है। तो सिंपल चीज़ है, वो निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल आपको वो निकल जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान दो, सिंपल चीज़ है, उतना मुश्किल नहीं है। पहले इसको मैं मिटा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, पहले इसको मैं मिटा लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एक्स्ट्रा की चीज़ों की। तो ये आपका 40 डिग्री गिवन था बाय द वे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बार बताओ मुझे, ये बार बताओ जो आपका AOB है, ठीक है, ध्यान से करते हो, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन तो 3 सेकंड का भी नहीं है। AOB जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन बन रही है,
अगर एक लाइन बनती है वहाँ पे एंगल कितना होता है, जब कभी एक स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि एंगल AOC, ठीक है देखते रहना, प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये मिलके हमारा 180 डिग्री बनाएगा, हाँ है ना। AOC ये एंगल, COE ये एंगल, BOE ये एंगल, ये तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 180 आएगा भाई, सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। अब AOC प्लस BOE मुझे गिवन है, AOC प्लस BOE मुझे 70 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, तो इनकी जगह मैं 70 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से COE मेरा बच गया, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो, COE प्लस में 70 डिग्री है ना, AOC प्लस BOE इनकी जोड़ने पे मेरा, इनकी जगह मैंने 70 लिख लिया, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, COE कितना आ जाएगा यहाँ से, COE आ जाएगा अपना 180 माइनस 70 डिग्री, मतलब कि COE है वो अपना आ गया 110 डिग्री। याद करना, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये आपका COE आया, आपका ये वाला एंगल आया है, बट अपने को रिफ्लेक्स निकालना है। सिंपल है, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, सिंपल देखो, 360 में से इसको माइनस कर दो, आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा, सिंपल बात है। रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। अब क्योंकि ये तो 110 है ना, 180 से कम है ना, बड़ा होना चाहिए ना अपना, तो रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो अपने को ये COE निकला है, अपने को रिफ्लेक्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से इसको माइनस कर दो, है ना। तो मैं बात करूँगा रिफ्लेक्स की, रिफ्लेक्स COE कैसे आ जाएगा, 360 माइनस 110 अपना 250 हो जाएगा, 250 डिग्री आपका आगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स COE कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया। आइए सब लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक पार्ट तो हमारा हो गया। ठीक है, मिटा दूँ उसको, बताओ मिटा दूँ क्या, चलो एक पार्ट तो आपका हो गया होगा कि रिफ्लेक्स COE अपना आ गया 250, अपना रह गया किसका, अपना BOE रह गया। ठीक है, अपना ये एंगल, अपना ये एंगल रह गया। ये कैसे निकलेगा, ध्यान दो, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना कुछ भी। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे अगर बात करूँ COD की, COD लाइन, कौन सी लाइन है COD, ये वाली। ठीक है, ये लाइन, ठीक है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, अरे हाँ है ना। COD भी तो क्या आपका स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा आपका, पूरा एंगल क्या बनेगा, ये एंगल प्लस इतना एंगल प्लस इतना एंगल क्या बनेगा आपका, 180 बनेगा, हाँ है ना। सिंपल है, एंगल COE प्लस में एंगल BOE प्लस में एंगल BOD आपका बनेगा 180 के बराबर। भैया कैसे हो गया, देखो COE इतना एंगल, BOE इतना एंगल और BOD इतना एंगल, ये पूरा एंगल क्या बनेगा, 180 बनेगा। COE मुझे पता है 110 निकला था, है ना। COE जो इतना एंगल है ये तो आपका 110 आएगा ना, बस। BOE मुझे पता है निकालना है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। BOD गिवन है क्वेश्चन में, BOD 40 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से BOE कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 110 प्लस 40 कितना हो गया, 150 बराबर में 180 डिग्री। तो BOE कितना आ जाएगा, BOE आ जाएगा अपना 180 माइनस 150। ठीक, ये आपका इधर के माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो BOE कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो रिफ्लेक्स COE 250 था और BOE अपना 30 डिग्री आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अभी लास्ट में, बट उससे पहले कुछ अगले जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है इस लेक्चर में। तो यार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ट्रांसवर्सल लाइन का, और इस लाइन मतलब कि इस कंसेप्ट में ही कुछ अलग अलग एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बट आराम से बस मेरे साथ बने रहो। अगर आप उन बच्चों में से हो जो कि यहाँ तक देख रहे वीडियो को, अच्छी बात है काफ़ी। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, बहुत ही सिंपल लाइन, बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा है, सिंपल आप लोग से ऐसी बात कर लेते हैं। तो अगर कहीं दो पैरेलल लाइन्स हैं, क्या बोला मैंने,
अगर कहीं दो पैरेलल लाइन्स हैं, उनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर दे, उनको एक तीसरी लाइन काट दे, उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब कि मान लो कि भाई दो आपकी पैरेलल लाइन्स हैं। पैरेलल लाइन्स क्या होती है? जो हमेशा मीट नहीं करती, जो कभी भी मीट नहीं करती, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एल लाइन है और एम लाइन है, ये आपकी क्या है? दोनों ये आपकी पैरेलल लाइन्स है ना, साथ साथ चलती हैं। इनको एक तीसरी लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इसने इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे काट दिया है ना। मतलब कि यहाँ पे इसको इस पॉइंट पे काटा है और एम लाइन को इसने इस पॉइंट पे काटा है। मतलब कहने का मतलब ये कि दो लाइन थी आपकी एल एम, दोनों पैरेलल लाइन थी, इसको किसी तीसरी लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया है। इस लाइन को जिसने किया है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बस इतना चीज है, ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है, जब आपका ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन्स को काटती है, तो वहां पे आपके काफी टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। पहली बात तो आपके टोटल 8 एंगल्स बनेंगे, है ना। 1 2 3 4 4 एंगल्स यहाँ बन जाएंगे और 4 एंगल्स यहाँ बन जाएंगे, 5 6 7 8। तो कई टाइप्स के एंगल्स बनते हैं, कुछ के बारे में हम जानते हैं पहले से और कुछ हमारे पास नया है। जैसे आपका पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कहीं भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, कहीं भी अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पे आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, जो कि ऊपर से नीचे बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इस फिगर में देखो ध्यान से, अगर आप लोग, तो 1 और 3 है ना, 1 और 3 मतलब कि इस एंगल की बात हो रही है, 1 और 3। ये क्या है? देखो, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करके बनाऊं तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, हाँ है ना। देखो इन दोनों लाइन को देखो ध्यान से, इन दोनों लाइन को ध्यान से देखो। देखो एक लाइन ये ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है ना। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो 1 आपका 3 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही आपका देखो 2 है ना, देखो यहाँ पे 2 बन रहा है और यहाँ 4 बन रहा है, तो ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आपका 1 और मतलब कि 1 3 के बराबर हो गया, 2 4 के बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ऐसे यहाँ पे देखूँ मैं तो 5 और 7 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखो दो लाइन काट रही है, और 6 और 8 आपको बराबर हो गया, है ना, बराबर होता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये तो हम लोग को भैया समझ आ गया। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होते हैं? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो एक साइड हो, है ना, सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, उन्हें बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे एंगल जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हो, किसी एक साइड पे हो, उन्हें बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे अगर मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ यहाँ पे कि 1 और 5 है ना, 1 कौन सा एंगल भाई? ये एंगल 1 एंगल और एंगल 5, ये आपके बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ध्यान दो, एंगल 1 ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है और एंगल 5 भी आपके ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज क्या है? एंगल 1 आपका इस पैरेलल लाइन से ऊपर है, अरे इस पैरेलल लाइन से ऊपर बन रहा है, और एंगल 5 भी इस वाली पैरेलल लाइन से ऊपर बन रहा है। तो इसलिए क्योंकि एक साइड में, सेम साइड में, और ये पैरेलल के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए ये आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। कैसे इक्वल होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे सेम इधर देख लो, उल्टी साइड, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देख लो, यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है, एंगल 2 है आपका, वो एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा ना, कि एंगल 2 आपका ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, एंगल 6 भी आपका ट्रांसवर्सल में लेफ्ट में, सेम साइड पे। एंगल 2 आपका इस लाइन से पैरेलल से ऊपर है, और एंगल 6 भी आपका इस वाली लाइन से ऊपर है, तो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है? एंगल 3 जो नीचे वाला एंगल है, वो नीचे वाले के बराबर होगा, क्योंकि सेम साइड पे एंगल 3 और एंगल 7 दोनों सेम साइड पे, और ये एंगल 3 है वो ट्रांसवर्सल के नीचे, एंगल 7 आपके ट्रांसवर्सल के नीचे, तो हमेशा बराबर होगा। 3 = 7। ऐसे आपको जो 4 है और आपका 8 है वो बराबर होगा। समझिए ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? जो कि सेम साइड पे होते हैं और एक जैसे होते हैं, मतलब कि अगर सेम साइड पे है और नीचे, तो वो भी नीचे वाला होगा, बराबर होगा। जैसे 3 क्या है? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, और 7 क्या है? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। 3 आपको क्या है? इस वाले से नीचे, मतलब इस लाइन से नीचे एंगल बन रहा है, और 7 क्या है? वो इस वाले से नीचे बन रहा है, तो हमेशा बराबर हो गए, ठीक है। तो 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर, और 4 8 के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, ठीक है, इसके अलावा एक और होता है,
उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक पे। इसके अलावा एक और आपका टाइप होता है जिसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस फिगर में, तो आपका 3 = 5 एंड 4 = 6। यहाँ पे बात करें अगर मैं इस फिगर में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये आपका अल्टरनेट बनते हैं, ठीक है, आपका अल्टरनेट बनते हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा फिगर को मैं अच्छे से पहले बनाता हूँ ना, पहले थोड़ा सा इसको मैं साफ कर लेता हूँ, वरना अदरवाइज आप कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो। तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे जो गंदगी मची है इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सिंपल है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। 3 = 5, 3 कहाँ पे बताओ, 3 कहाँ पे, यहाँ पे, बराबर 5, 5 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो 3 = 5, ये जो ऐसे एंगल बन रहे हैं ना, देखो ना, ये इधर का एक एंगल और इधर का एक एंगल, ये क्या आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर क्यों, क्योंकि इन लाइन के अंदर ही है, 3 भी आपका इस लाइन के अंदर है, 5 भी आपका लाइन के अंदर है, तो इसलिए इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट है ना, इधर का एंगल ये वाला और जो दूसरा एंगल है वो इस साइड का है, मतलब कि एक एंगल आपका उस तरफ है, एक आपका इस तरफ है, और ये हमेशा बराबर होता है ना। इसका एक और तरीका ढूंढने का कि अगर कहीं जेड बन रहा हो, कहीं भी अगर जेड बन रहा है, तो वहां पे आपका एंगल आपका अल्टरनेट बराबर होता है, ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आपका जेड बन रहा है, देखो ये क्या आपका जेड बन रहा है, तो ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, ठीक है। ऐसे सेम इधर का भी होगा, जो ये एंगल है वो आपका 6 के बराबर होगा, ठीक है। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको समझ आना चाहिए ना। जैसे मान लो कि ये आपको 2 लाइन से पैरेलल, ठीक है, तो जो ये एंगल होगा वो आपका इसके बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, देखो जेड बन रहा है, ये आपका इसके बराबर होगा, और जो ये एंगल है वो आपका इसके बराबर होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। जैसे मान लो कि एक आपको मैं हल्का सा क्वेश्चन दूँ, जैसे मान लो आपको मैं एक लॉलीपॉप क्वेश्चन दूँ, लॉलीपॉप क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि ये 30 डिग्री है और ये x है, ठीक है, और ये आपका y डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। तो फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू क्या होगा बताओ फटाफट चैट बॉक्स में लिख के। आपको फिगर दे रखिए, ठीक है, और आपको मैंने बता रखा है कि भाई कैसे कैसे इक्वल होते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 आपका इसके बराबर होता है और ये आपका इसके बराबर होता है। तो x और y की वैल्यू चैट बॉक्स में फिर कमेंट में सब लोग एक बार लिख दें। लिख दिया, हो गया सब लोग का, टाइप कर लिया, चलो बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने बोला कि भाई ये एंगल आपका इसके बराबर होता है ना, क्योंकि देखो z बन रहा है, तो ये आपका इसके बराबर होगा, मतलब कि ये आपका इसके बराबर होगा ना, x के बराबर होगा। तो x आपका क्या होगा 30 के बराबर, भाई ये इसके बराबर होगा। और जो y आपका वो ये आपका इसके बराबर होता है, तो y आपका 45 हो गया। बस हलवा क्वेश्चन, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी 2 टॉपिक की तरफ, और इनको करने के बाद 1-2 सवाल करेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे अगले लेक्चर की तरफ, जो कि अपना MCQ होगा। तो ऑब्वियस बात है वो थोड़ी देर बाद ही आएगा, मतलब कि आप लोग को तो 1 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है वो सिंपल है यार, ठीक है। सिंपल से क्या कि लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब कि कंसेप्ट तो टॉपिक आपका कुछ ऐसे ही है। मेन जो कंसेप्ट है वो समझो, ठीक है। भावनाओं पे जाओ, ठीक है, जो कह रहे हैं वो हटाओ। तो कंसेप्ट क्या है, ठीक, टॉपिक क्या है कि अगर कोई 2 लाइन है, ठीक है, अगर कोई 2 लाइन है, जैसे मान लो कि एक लाइन ये हो गया AB, एक लाइन ये हो गया CD, ये दोनों पैरेलल है, गिवन है ना, गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि AB
पैरेलल टू सी डी ना, ये दो लाइन जो होती है पैरेलल का साइन होता है। और एक और लाइन है, तीसरी लाइन, जिसका नाम है ऐसा है कुछ ई एफ मान लो, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है क्या, हमें यहाँ पे गिवन है कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, कि भाई जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। जो थ्योरम है आपका, ये आपका पिछले आपका चैप्टर में थ्योरम है, तो थ्योरम ये कहते हैं कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, मतलब कि अगर ए बी आपका सी डी के पैरेलल है और सी डी आपका ई एफ के पैरेलल है, तो थ्योरम ये कहते हैं कि भाई ये आपस में पैरेलल होंगी। ऑब्वियस बात है ना, कॉमन सेंस यार, इसमें क्या ही कुछ अलग बोल दिया लोगों ने, कॉमन सेंस है। तो जैसे मान लो कि भाई एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई ये आपके दो मार्कर है, ठीक है, मैंने बोला कि ये आपका इसके पैरेलल है, मतलब कि आपका ये आपके इसके बारे सिमिलर है। इसको थोड़ा सा अलग, मतलब कि थोड़ा सिमिलर जो है वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा, बट फिर भी समझ लो, थोड़ा समझ नहीं ले इसको समझो कि ये मार्कर इसके बराबर है, ठीक है। और एक कोई तीसरा मार्कर है, ठीक है, एक कोई तीसरा मार्कर है, तो मार्कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये मार्कर जो है, ठीक है, ये मार्कर इसके बराबर है और जो ये मार्कर है वो इसके बराबर है। तो क्या ये और ये बराबर होंगे, नहीं होंगे? होंगे ना, ऑब्वियस बात है, ठीक है। सिंपल वही है कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल हैं और सी डी ई एफ के पैरेलल हैं, तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगे। बस इतना कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी आपका ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी आपका, ए बी इज ऑल्सो आपका पैरेलल आपका ई एफ के बराबर होगा। ये आपका थ्योरम है, ठीक है, कि अगर दो कोई लाइन है वो आपस में पैरेलल हैं तो वो तीसरे के बराबर भी होंगे, तीसरे के पैरेलल होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो आपका ए बी और ई एफ भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। बस इतना सा कंसेप्ट है, तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस मतलब कि ये तो कॉमन सेंस यार है ना, कि अगर कोई दो चीज़ आपस में पैरेलल है तो जो दूसरी वाली है वो उससे ही पैरेलल होगी, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट है अपना, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट कंसेप्ट कुछ नहीं यार आपका, ठीक है, आपका एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कुछ नहीं कहता यार, सिंपल है, बहुत ही आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा क्या, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इज 180 डिग्री। बस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि भाई कोई ट्राइंगल है, कैसे भी ट्राइंगल है ना, इस दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है, इस दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है। आप लोगों को पता है क्या, 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में। तो ये आप लोगों को पता है, एक थ्योरम है, कुछ प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का अगर मैं सम करूंगा तो आपका 180 के बराबर आएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपका एंगल ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं करूँगा तो आपका 180 के बराबर अपना होना चाहिए, होगा, ठीक है। तो पहला तो आपका थ्योरम ये होगा कि भाई सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक। पहली बात है, बहुत ही आसान बात है, सबको पता है, ठीक है। दूसरा एक और है, दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई मान लो कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे आपका एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका एक तरफ आपका एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको नाम दे रहे हो, कुछ भी नाम दे रहे हो, डी नाम दे रहे हो। तो ये आपका ट्रायंगल है और एक तरफ आपका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब कि एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर वाला एंगल, जो ट्रायंगल के बाहर बने उसे बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, थ्योरम क्या कहती है, आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी फिक्स है कि एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, लिख लो इसको, एक्सटर्नल एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर
सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लेना अपने नोट्स में कि भाई जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो आपका ट्रायंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर बात करूँ हिंदी में, तो मान लो कि ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब क्या कि जो आपका बाहर वाला एंगल है, ये है ना, जो आपका ये बाहर वाला एंगल है एक्सटर्नल एंगल, ये आपके इन दोनों एंगल्स के, ये आपके इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, है ना। मान लो कि आपका कुछ हो गया, इसको x बोल दो या इसको y बोल दो, तो आपका ये x जो आपका ये एंगल है ना, इसको मान लो कि आपका ये कितना है, मान लो कि आपका 140 डिग्री है, कुछ भी मान लो, तो आपका जो x प्लस वाई है वो आपका 140 के बराबर होगा। ये आपका थ्योरम है, प्रॉपर्टी कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो आपका ट्रायंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। आपको जो एंगल है जहाँ पे एक्सटर्नल बन रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट इसको याद कर लो, जहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बनता है इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। अपोजिट एंगल, इस जो आपका एंगल है एक्सटर्नल, इसके अपोजिट कौन सा है, इसके अपोजिट ये दोनों है ना, इसके अपोजिट ये दोनों है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ये एंगल। बस इतना है थ्योरम में, ठीक है, कि जो एक्सटर्नल एंगल है बाहर वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, जो भी इनका सम होगा वो उसके बराबर ये आपका एंगल होगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन दूँ, मान लो कि अगर इसी पे मतलब कि आपको मैं क्वेश्चन दूँ इसी प्रॉपर्टी पे, तो मान लो कि ट्रायंगल है, ठीक है, आप लोग फटाफट करो, ए बी सी, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, मान लो कि कुछ हो गया, मान लो कि कितना हो गया, मान लो कि 140 ही मान लो, और ये आपका है मान लो x, और ये आपका है मान लो कि 60, ठीक है, कुछ ही मान लो। तो मेरे से बोला क्या, मेरे से बोला फाइंड x कि भाई x कितना होगा। हम लोग को पता है प्रॉपर्टी क्या, कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, जो आपका एक्सटर्नल एंगल होता है वो इनके अपोजिट के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई x प्लस 60, मतलब ये प्लस ये आपका इसके बराबर होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है ना। जो एक्सटर्नल एंगल है वो इनके सम के बराबर होगा, तो x प्लस 60 बराबर 140। x कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, 140 माइनस 60 डिग्री, है ना, ये इधर के माइनस कर जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया अपना 80 डिग्री। बस काम खत्म, ये आपका 80 डिग्री है, खत्म सवाल, ठीक है। तो बस ऐसी हलवा सवाल आएंगे, है ना, आपके एग्जाम में लॉलीपॉप सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब कि बहुत ही आसान आपके सवाल आने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से इस पूरे लेक्चर को अटेंड किया है शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इस बात की मैं गारंटी मेरी है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बशर्ते ये कि आप कहीं ध्यान आपका कहीं और नहीं था। मतलब कि आप अगर वीडियो खोल के आप कुछ और सोच रहे हो तो अलग बात है भाई, बट अगर वीडियो खोल के आपने प्रॉपर इसको अटेंड किया है लेक्चर को, तो आई एम गारंटिंग यू कि भाई आपको पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर का आ गया है, ठीक है। कुछ भी छोड़ा नहीं मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक मैंने आपको सब कुछ करवा दिया। इसका जो अगला वीडियो आएगा 1 दिन या फिर 2 दिन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें हम लोग इस चैप्टर के लाइन्स एंड एंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चंस में बेसिकली हमारा जो प्रैक्टिस है, बेसिकली जो रियल जो प्रैक्टिस है वो उस सेशन में होगा, ठीक है। तो उसको आपको जब अपलोड होगा आपको पता चल ही जाएगा, और बाद में मतलब कि बाद में जब वो अपलोड हो जाएगा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मतलब कि जो बच्चे बाद में देखेंगे तो उनको यहाँ भी लिंक मिल जाएगा बाद में, ठीक है। तो यार बस आज के इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा कुछ करते नहीं है, क्योंकि हम लोग ने सारे कंसेप्ट जो था, जो हमारा मेन मोटिव था कि भाई कंसेप्ट सीख लें, वो हमने 1 शॉट में पूरा कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का जितनी भी बातें हैं वो आपने सीख चुके हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर, देखो मैंने तुमसे कहा था क्या चैप्टर कितना आसान है। बस जितने क्वेश्चन है वो हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना यार, शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने कहीं भी नहीं बोला कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। करना है तुम्हें तो तुम कर सकते हो सब्सक्राइब, अगर तुम्हें लाइक करना है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मेहनत को मतलब कि मेरी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो यार, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं, लाइक करना है कर देना, सब्सक्राइब करना है कर देना, और शेयर करना है तो भाई फिर तो अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेफ रहो,
ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।